अहमद अवैस साहब, खबरें ये हैं कि पहले मरहले में कायमा कमेटी से इस्तीफा, दूसरे मरहले पर पार्लियामेंट का बॉयकॉट और फिर पार्लियामेंट से इस्तीफे दिए जा सकते हैं। तो जो राना साहब कह रहे हैं कि माइनस खुद होने की कोशिश है, इज दैट ट्रू? देखिए, वो राना साहब जो 14 साल की बात कर रहे हैं, अगर उनकी अपील समात के लिए नहीं लगेगी तो यकीनन 14 साल जेल में ही रहेंगे। यू एग्री विद राना सनाउल्लाह? जबकि कानून ये है कि जब उन्होंने अपील दायर कर दी, अपील के साथ एक एप्लीकेशन होती है जो हर अपील के साथ बिला तखसीस जब भी किसी को सज़ा हुई और उसके साथ जब उसने क्रिमिनल अपील दायर की तो एक उसको सेक्शन 426 के अंडर एक एप्लीकेशन होती है जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के लिए होती है। और वहाँ पे जज जो है ये उसको जब सुनता है, समाअत करता है, तो वो ये देखता है कि अगर तो बहुत फुल प्रूफ केस है कि जिसमें कोई सूरत नहीं है तो वो उस एप्लीकेशन को टर्न डाउन कर देगा, वरना वो सस्पेंड कर देता है। और फिर अपील की जब वक्त के ऊपर समाअत 1 साल बाद हो, 2 साल बाद हो, तो वो फिर उसका फाइनल फैसला होता है। लेकिन आप देखिए यहाँ पे 2-3-4 दफ़ा वो ये सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की एप्लीकेशन लगी है, लेकिन समाअत नहीं हुई, किसी न किसी हीले बहाने से उसको अर्जन कर दिया। ये तरीक़ेकार जो है, ये बताइए इसको कहाँ का इंसाफ कहेंगे? ये सिस्टम जो है इसको इस तरह बिगाड़ करके और निज़ाम को ऐसा ख़राब करके, इसको पाकिस्तान के लिए तो बेनिफिट नहीं होगा इसका। राइट। एक शख्स को आप कोर्सिव मैया लेके जेल में डाल लेंगे, वो ज़िंदगी गुजार लेगा, लेकिन क्या ये मुल्क के लिए ये निज़ाम ठीक है? ठीक है, कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ओके, ये हमें इस तरह सोचना चाहिए, इन टर्म ऑफ पाकिस्तान सोचें, इन टर्म ऑफ फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान सोचें। हम एक शख्स को सामने रख के, उसके खौफ को सामने रख के हम सारी पॉलिसीज ना बनाएं। कायरा साहब, जो राना सनाउल्लाह साहब का प्लान या जो उन्होंने कहा है कि पीटीआई ये खुद अपने साथ करी है, वो ये है कि आइंदा इलेक्शन तक पीटीआई नहीं होगी, उसके बाद आम इंतखाबात होंगे, नई पार्लियामेंट और नया सिस्टम आ जाएगा एंड पीटीआई विल बी गॉन। ये पॉसिबल है अगर 14 साल जेल भी होती है लेट्स से? देखिए, गॉन तो खैर क्या होता है, लीडरशिप जो होती है वो लोगों के जहनों से ताकत के जोर पे महव नहीं हो सकती। जुल्फकार अली भुट्टो को एलिमिनेट कर दिया गया तो लोगों के जहनों से महव नहीं हुए। लेकिन सवाल ये है कि पीटीआई क्या कर रही है? पीटीआई खुद अपने आप के साथ और मुल्क के साथ एक और ज्यादती कर रही है। अब इस वक्त देखना यह है कि या तो आप इस निज़ाम को बदलने के लिए कोई ऐसा तहर्रक, कोई अवामी कुछ कर रहे हो। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि ये सारा कुछ जबर का निज़ाम है, आप ये कह रहे हैं कि अदालतें आज़ाद नहीं हैं, आप ये कह रहे हैं कि मुख्तलिफ इदारे आज़ाद नहीं हैं, और दूसरी तरफ आप खुद भी उस तरफ चल रहे हैं जो सिस्टम को और कमजोर करता है। अगर आप पार्लियामेंट में बैठेंगे, अगर आप इलेक्टोरल प्रोसेस में हिस्सा लेंगे, तो आप प्रोसेस को मजबूत करेंगे। इस प्रोसेस को ठीक करने का तरीका क्या है? या तो आपने प्रोसेस में हिस्सा लेके ग्रेजुअली इसको इम्प्रूव करना है तदरीजी तौर पे, और या आपने रेवोल्यूशनरी तरीके से करना है। रेवोल्यूशन का रंग कोई नजर नहीं आता कि आप बड़े को इनकलाबी बने हुए हैं, आप चल रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं है। नारे वारे थे, अब वो ढीले पड़ते जा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप पार्लिमानी निजाम को और कमजोर करेंगे तो इस निजाम को चला तो रहे हैं, हुकूमत का निजाम तो चल रहा है, गवर्नमेंट तो चल रही है, जैसे तैसे है, एक निजाम चल रहा है, कारोबार मुमलिकत भी चल रहा है, कारोबार भी लोगों के हो रहे हैं। Are you saying कि बॉयकॉट से गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, देखें, ये गवर्नमेंट को तो जो भी फर्क पड़ेगा, थोड़ा पड़ेगा, ज्यादा पड़ेगा, कोई फर्क नहीं। लेकिन मेन फर्क तो यह है कि पीटीआई सियासी निजाम को इससे बाहर निकल के क्या करेगी? क्या आप कोई रेवोल्यूशन की तरफ जाने के प्लान कर रहे हैं? और अगर वो नहीं है तो फिर असेंबलियों से निकल के या असेंबलियों से इस्तीफे देके आप असेंबलियों में बैठे, आप इलेक्टोरल प्रोसेस में हिस्सा लें। जो भी होता है आपको हर हाल में प्रोसेस के अंदर रहना है, जो आपका एवोल्यूशनरी। साहब, ऑल्सो ये बात तो है ना कि अगर ऑपोजिशन इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लेगी, पहले ही आप इल्जाम लगता है कि आपने ऑपोजिशन को दबाया है, जैसे उन्होंने आपको दबाया था, अगर वो होंगे ही नहीं, प्रेजेंट ही नहीं होंगे, तो फिर कितनी लेजिटिमेसी होगी? 100% लेजिटिमेसी होगी। वो होंगे ही नहीं तो फिर लेजिटिमेसी का तो इश्यू ही नहीं है।
मतलब जो भी कैंडिडेट लड़ेंगे इलेक्शन मुख्तलिफ 4-6 जमातों के, उनमें से वो कहेंगे जी वो तो इलेक्शन में आए नहीं। मुझे वक्त दीजिएगा। ओके ठीक है यू आर सेइंग कि एंड इसमें एक ये राय है अहमद अवैस साहब कि या तो शुरू में बॉयकॉट करते, अब आप इससे निजाम का हिस्सा बायकॉट करना मसले का हल नहीं है। ठीक, बायकॉट करने से क्या करेंगे? वहां 4-6 जमातें होंगी, कोई इंडिपेंडेंट होंगे, वो इलेक्शन लड़ लेंगे, गवर्नमेंट कहेगी कि हमारे बंदे जीत गए, आप कहते रहिए कि नहीं हमारे साथ जाती हुई, हमने तो बायकॉट किया था। इस बायकॉट का क्या फायदा होगा? अगर आप समझते हैं कि निजाम खराब है, निजाम ठीक नहीं चल रहा, आप उसको एक्सपोज करते रहे, लोगों के जहनों में इस चीजों को डालते रहे। मेरे ख्याल में हो सकता है उनका ख्याल दुरुस्त हो। और अगर हम हिस्ट्री को देख लें, जब भी बॉयकॉट जिसने भी किया है वो बाद में पछताए ही हैं कि ये सही डिसीजन नहीं था। मैंने कहा हो सकता है फरीहा, हम तो अपने तजर्बे से बातें कर रहे हैं ना, हो सकता है मेरा ख्याल गलत। राइट जी अहमद अवैस साहब, आपको लगता है कि बॉयकॉट से कोई फायदा होगा पीटीआई को? देखिए मेरी बात सुनिए, सवाल ये है कि ये निज़ाम, ये जो इस वक्त सिस्टम बना है, ये रिगिंग और कानून की बालादस्ती के निज़ाम को ख़त्म करके ताकत की बालादस्ती के निज़ाम से शुरू हुआ, और उसके बाद 26वीं तरमीम के बाद कंप्लीटली वो सिस्टम जिसको कहें आप, जो एनलाइटेंड सिस्टम है कि जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन है, एक ज़ाब्ता हुकूमत के चलाने का निज़ाम, उसके बाद एक रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट है, आज़ाद अदली का कॉन्सेप्ट है, फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट है, आपने उस सब का पामाल कर दिया ये 26वीं तरमीम लाकर। और 26वीं तरमीम को लेके भी आप ऐसे आए कि एक सूबे की रिप्रेजेंटेशन भी नहीं थी वहाँ पर। जो कॉन्स्टिट्यूशन चारों सूबों ने मिलकर बनाया था, उसमें आप तरमीम करते हैं, इतनी मैसिव तरमीम करते हैं, और वहाँ पे KPK के अंदर कभी सेनेट के इलेक्शन नहीं हुए थे, और उसके बगैर आपने तरमीम इस उजलत में कर ली, और ये वैसे ही गैर आईनी है। अब ऐसी सूरत में मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ, तो आप बोल लीजिएगा। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि आप सवाल ये है, अब जबर का ये निज़ाम जो है, एक दो तरीके हैं कि या तो जबर के निज़ाम के आगे हम सर तस्लीम खम करें और मान लें, ये उस अगर ये उसूल है तो फिर एक सीट पे तो लड़ ही रहे हैं इलेक्शन, दैट्स द पॉइंट। 2 साल से वो साथ है ही, इसीलिए कर रहे हैं ना कि वो एक जो, क्योंकि एक ओपिनियन थी फ्लोट कर रही थी, कुछ चाह रहे थे कि इलेक्शन लड़े, कुछ था एक मेजॉरिटी के ना लड़े, तो एक इसलिए किया गया कि पता लग जाएगा आपको कि एक इलेक्शन से कि किस हद तक रिगिंग जिस तरह पिछले इलेक्शनों में हुई है, यहाँ भी आपको मालूम हो जाएगा कितना ओपनली होती है। ठीक है जी, और फायदा नहीं है, यूजलेस। वैसे मेरी इतला ये है कि अगर आप वहां इलेक्शन लड़ने की कोशिश न करते, अगर वहां भी बायकॉट होता, तो आपके उस कैंडिडेट ने वहां इलेक्शन लड़ लेना था, या आपकी जमात के लोगों ने वहां इलेक्शन लड़ना था। ये एक प्रेशर आया जिसकी वजह से हुआ है। लेकिन मेरा तो सवाल ही और है प्रिया, एक तो पहले मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि आपका हक है, अगर आप इस निजाम से बाहर निकल के बैठ जाएंगे तो आपकी आवाज कहाँ सुनाई देगी? आप पार्लियामान में हैं, आपकी आवाज सुनाई देती है, आप असेंबलियों में हैं, आपकी आवाज सुनाई देती है, और आप इलेक्शन में जाएंगे तो आपकी आवाज सुनाई देगी। यूजर्पर से बैठे हुए हैं। चले ऐसा ही सही यूजर्पर सही, आप भी उसका हिस्सा है। आप सवाल यह है कि आप 26वीं तरमीम को कह रहे हैं कि सारा पाकिस्तान का सिस्टम बिगाड़ के रख दिया। मुझे ये बताइए 26वीं तरमीम में वो क्या किया गया? क्या जज बदल दिए? क्या जजों के जमीर बदल दिए? क्या उन जजेस को आप बेअसूला कहना शुरू हो गए अचानक? वही जजेस थे, उन्हीं के ऊपर बेंच बनते थे, आज एक बेंच के जिम्मे लगा दिया गया। आपके मैं आपको 2 मिसालें उसकी दे देता हूं, अभी आप बात कर लीजिए। मैं छोटी सी गलत कर लूं कि एक उन्हीं जजेस में वही सुप्रीम कोर्ट जो इस तरमीम के बाद नहीं बनी, उसी सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस जो पहले कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बन के केस सुनते थे, उसी में से कुछ जजेस के जिम्मे लगा के अब आपने परमानेंट केस सुनने। या तो आप ये कहिए कि वो जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच वाले जजेस, वो तो जी जमीर बेच बैठे हैं, वो तो जी खराब लोग हैं, उनको तो फिर फारिग करना चाहिए, फिर ये मुतालबा करें। राइट जी अहमद अवैस साहब, देन हैव टू रैप अप द शो। आप इसका जवाब देना चाहते हैं जो कायस साहब कह रहे हैं कि क्या फर्क पड़ा है 26वीं तरमीम के बाद? देखिए ना, फर्क सवाल ये है, अभी तो मैं उसकी भी बात तरफ आता हूँ, मैं अभी इसी का जवाब देता हूँ। देखिए, ये कहते 26वीं तरमीम में कुछ नहीं हुआ। मैं आपको ये बताऊँ
कि आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का 189 और आर्टिकल 190 वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जब कोई फैसला आ जाए तो बाउंडन ड्यूटी है सिविल और जुडिशल अथॉरिटीज की कि मनोअन उसको फौरन इंप्लीमेंट करे। ठीक है, आप इसको सामने रख लीजिए। 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने फैसला दिया रिजर्व सीट्स के ऊपर। वैसे बड़ी माजरत से हम बात कर रहे हैं बेंच की, वो जो बेंच बना उसका, ये जो फैसले के ऊपर इतराज है वो एक और बहस है, जरूर कीजिए। मैं आपको बात कर रहा हूं, मैं देखिए ने क्या किया। अब देखिए 26वीं तरमीम आई ना, वहां इन्होंने एक जुडिशल बेंच बना दिया। अब जुडिशल बेंच को 26वीं तरमीम को जब चैलेंज किया गया, और ये एक रूटीन की बात है, ये कारर साहब इसको भी वेरीफाई करेंगे, जब भी कोई लेजिस्लेशन का एक्ट होता है पार्लियामेंट से और तरमीम हो किसी भी शक्ल के अंदर, तो वो कोई भी उसको चैलेंज कर सकता है कोर्ट के अंदर, और अदालत जो है उसका फैसला करती है कि ये सही है या गलत है। ठीक है, और उसको डिसमिस कर देगी या उसका वो बदलना पड़ेगा अगर वो एक्सेप्ट कर ले जी। तो क्या होता क्या है कि अगर ऐसा कोई चैलेंज कर दे तो अदालत सारे काम छोड़ के पहले उसको निपटाती है कि जिसने उसकी अथॉरिटी को चैलेंज किया हुआ है। राइट। अब यहाँ पे को 3 दर्जन से ज्यादा पिटीशन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन जिसमें 26वीं तरमीम को चैलेंज किया गया हुआ है, वो पड़ी हुई है पेंडिंग।